गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर थर्ड का यूनिट थर्ड का। बच्चों, आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करें। हमारी टॉपिक है जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एन ऑसिलेटर, एक दोलित्र का सिद्धांत। देखो बच्चों, हम पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एन ऑसिलेटर। दोलित का सिद्धांत क्या है? दोलित क्या होता है? एक सक्रिय वैद्युत परिपथ होते हैं। ठीक है, ये सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक वैद्युत परिपथ होता है वो रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये आवर्ती वोल्टता या धारा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। आवर्ती इस प्रकार से जो चेंज होती रहती है समय के साथ, आवर्ती वोल्टता और धारा स्रोत के रूप में ये क्या होते हैं? ऑसिलेटर कार्य करते हैं। दोलित क्या होते हैं? एक स्वतः उत्तेजित सक्रिय परिपथ होते हैं, यानी कि इनमें खुद ही में एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें बाह्य संकेत आरोपित नहीं किया जाता, बाहर से कोई संकेत नहीं दिया जाता। ये खुद ही क्या करते हैं? परिपथ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दोलित दिष्ट धारा ऊर्जा को आवर्ती धारा ऊर्जा में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। दिष्ट धारा आप लोग जानते हैं, जो समय के साथ चेंज नहीं होती, और आवर्ती धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती है। तो दोलित क्या करते हैं? दिष्ट धारा ऊर्जा को आवर्ती धारा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो प्रेरक एल और संधारित्र सी समांतर क्रम में संयोजित होकर एक परिपथ बनाते हैं, जिसे बोलते हैं टैंक। तो इस प्रकार से प्रेरक एल और संधारित्र सी आपस में समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं, जिसे बोलते हैं, इसे टैंक परिपथ कहते हैं। तो यह क्या करता है? टैंक परिपथ, यदि इस संधारित्र को किसी दिष्ट विद्युत स्रोत से आवेशित कर दिया जाए, यानी कि इसको आवेश दे दीजिए, प्लस माइनस से आवेशित कर दिया जाए, तो उसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है? आवेशित कर देंगे तो इसमें क्या हो जाती है? ऊर्जा संग्रहित हो गई। अब इसमें ऊर्जा है, ठीक है, अब इसमें ऊर्जा है, लेकिन ये आवेशित संधारित्र सी का प्रेरक एल, अब ये जो एल है ये क्या करता है? इसको निरावेशित कर देता है, यानी कि डिस्चार्ज कर देता है। अब ये चार्ज ही पर है, लेकिन इसको क्या कर देता है? ये एल डिस्चार्ज कर देता है, जिससे ये एनर्जी जो है ये इस संधारित्र से इस प्रेरक एल में इसमें आ जाती है। तो अब क्या होता है? जिससे संधारित्र सी तो निरावेशित हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, और एल प्रेरक क्या हो जाता है? वो चार्ज हो जाता है। तो आवेशित संधारित्र सी का प्रेरक एल के द्वारा निरावेशन होता है, जिससे प्रेरक में प्रवाहित धारा में समय के साथ क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। जिससे धारा एल में तो क्या होती जाती है? समय के साथ वृद्धि, और सी में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। तो इस प्रकार से सी में पहले चार्ज थी इस प्रकार से, और फिर क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। अतः संधारित्र में संग्रहित पहले चार्ज होता है यहाँ तक, फिर क्या हो जाती है? डिस्चार्ज होती है। तो इस प्रकार का हमें प्राप्त होता है, पहले चार्ज फिर डिस्चार्ज। अतः संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा प्रेरक में उत्पन्न चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो संधारित्र में जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो पूरी तरह से किसमें परिवर्तित हो जाती है? प्रेरक में उत्पन्न चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से हम जानते हैं फैराडे और लेंज के नियम के अनुसार कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल EMF प्रोड्यूस होता है। तो जब इसमें लेंज के नियम के अनुसार से चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण संधारित्र विपरीत दिशा में आवेशित होता है। अब क्योंकि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो ये विद्युत वाहक बल क्या करता है? इस संधारित्र सी में एनर्जी वापस से प्रोड्यूस करता है। अब एल से एनर्जी वापस से किस में आने लग जाती है? सी में, यानी कि अब एल है जो तो डिस्चार्ज होने लग जाता है, और सी क्या हो जाने लगता है? चार्ज, विपरीत दिशा में। तो अब सी तो चार्ज होने लगता है और एल डिस्चार्ज होता है। फिर वापस से ये प्रक्रिया चलती रहती है, फिर वापस से ये एल क्या करता है? इस सी को क्या कर देता है? डिस्चार्ज कर देता है। तो फिर ये डिस्चार्ज होता है, फिर ये चार्ज होती है, फिर डिस्चार्ज होती है। तो इस प्रकार से हमें एक दिष्ट धारा से एक आवर्ती धारा प्राप्त हो जाती है। तो आवेशित संधारित्र का पुनः प्रेरक कुंडली द्वारा क्या हो जाता है? निरावेशन होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल से संधारित्र का क्या हो जाता है? वापस से आवेशन हो जाता है। तो यदि ऊर्जा की हानि न हो तो यह प्रक्रिया क्या होती है? लगातार चलती रहती है। तो ये ऊर्जा हमेशा लगातार इस प्रकार से चलती रहती है। तो अगर ऊर्जा की हानि नहीं हो तो, लेकिन हम जानते हैं ऐसा संभव नहीं होता, ऊर्जा की कुछ ना कुछ हानि होती है। तो ऊर्जा की जब हानि होती रहती है तो अब हम वो देखते हैं जब क्या होता है। परंतु प्रयोग द्वारा एल के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आर भी लगा हुआ होता है। तो यानी कि एल के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आर भी लगा हुआ होता है। तो प्रतिरोध आर अथवा उच्च आवृत्ति पर विकिरण द्वारा ऊर्जा हानि से दोलनों का आयाम समय के साथ क्या होता रहता है? घटता रहता है, अर्थात दोलन क्या होते रहते हैं? अवमंदित रहते हैं। क्योंकि हमने देखा कि ऊर्जा अगर बिल्कुल भी ऊर्जा की हानि नहीं हो तो ये नियत रूप से आयाम बने रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये आर की वजह से और उच्च आवृत्तियों के कारण विकिरण में ऊर्जा की कुछ क्या होती है?
होती है, हानि होती है। हानि होने से आयाम, ये आयाम होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो लेकिन हानि होने से आयाम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम होते जाते हैं, यानी कि अवमंदन होता रहता है। तो अब हमें अगर इनके आयामों को नियत बनाए रखना है, इसी प्रकार से नियत बनाए रखना है, तो नियत बनाए रखने के लिए इसको बाहर से क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। तो सामान्यतः दोलित के परिपथ में एक प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर होता है, जिसके निवेश अथवा निर्गम परिपथ में या दोनों परिपथों में टैंक परिपथ क्या किया जाता है, ये प्रयुक्त किया जाता है। ये टैंक परिपथ इसमें क्या होता है, लगाया जाता है, जिससे निर्दिष्ट धारा को आवर्ती धारा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। यदि निर्गत वोल्टता के कुछ अंश का धनात्मक पुनर्विन्यास यानी कि पॉजिटिव फीडबैक किया जाता है तो दोलनों का आयाम बढ़ता है। अब क्या है, हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, आयाम धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, कम होते रहता है। तो क्या करते हैं, इसको फीडबैक देते हैं, यानी कि पुनर्निवेश करते हैं, यानी कि बाहर से इसी के द्वारा दोबारा से एनर्जी दी जाती है, जिससे कि यह आयाम क्या बना रहे, नियत बना रहे। इसे बोलते हैं पुनर्निवेश यानी कि फीडबैक, या बोल सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक या धनात्मक पुनर्निवेश से आयाम का मान क्या होता है, बढ़ता है। एक स्थिति में पुनर्निवेश द्वारा प्रदान गई शक्ति दोलनी परिपथ में शक्ति हानि के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। यानी पुनर्निवेश यानी कि उसको जब ऊर्जा दी जाती है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पुनर्निवेश द्वारा जो दी गई शक्ति है वो दोलनी परिपथ में शक्ति हानि के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, जिससे दोलन का आयाम क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। यानी कि जितनी ऊर्जा की हानि होती है उतनी ही ऊर्जा पुनर्विन्यास द्वारा प्राप्त हो जाती है, जिससे कि आयाम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नियत हो जाते हैं। और ऐसे दोलित को पुनर्निवेशी दोलित या फीडबैक ऑसिलेटर कहते हैं। तो क्या होता है, इसमें टैंक परिपथ के द्वारा धीरे धीरे ऊर्जा की हानि की वजह से आयाम धीरे धीरे कम होता जाता है, तो उसके पुनर्निवेश यानी फीडबैक से एनर्जी दी जाती है, जिससे एक स्थिति ऐसे आती है कि जितनी हानि होती है उतनी फीडबैक हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि आयाम क्या हो जाते हैं, नियत हो जाते हैं। तो ऐसे दोलित को क्या बोलते हैं, पुनर्निवेशी दोलित या फीडबैक ऑसिलेटर कहते हैं। तो अतः पुनर्निवेशी दोलित एक धनात्मक पुनर्निवेशी प्रवर्धक होता है जिसकी परिणामी वोल्टता लब्धि क्या होती है, अनंत होती है, यानी वोल्टेज गेन इसका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये तो था प्रिंसिपल ऑसिलेटर का सिद्धांत, दोलित का सिद्धांत था। अब हम देखेंगे पुनर्निवेशी दोलित में दोलनों के लिए पुनर्निवेशी आवश्यकता प्रतिबंध की फीडबैक ऑसिलेटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो फीडबैक रिक्वायरमेंट फॉर ऑसिलेशंस इन फीडबैक ऑसिलेटर, तो इसमें देखते हैं हम ऋणात्मक पुनर्निवेश से प्रवर्धक की लब्धि घटती है। देखो बच्चों, हम अगर धनात्मक पुनर्निवेश देते हैं पॉजिटिव फीडबैक तो प्रवर्धक की लब्धि क्या होती है, बढ़ती है, और अगर ऋणात्मक पुनर्निवेश देते हैं तो प्रवर्धक की लब्धि क्या हो जाती है, घटती है। पर प्रवर्धक के रूप में वह अस्थिर हो जाता है। क्यों अस्थिर हो जाता है, कभी तो लब्धि बढ़ती है कभी घटती है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। जब प्रवर्धक में निविष्ट संकेत पूर्णतः उसी के द्वारा प्रदान किया जाता है तो प्रवर्धक दोलित के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, अब जैसे ये आपका दोलित्र है, ये एम्पलीफायर है, प्रवर्धक है, ठीक है, ये इनपुट दिया जा रहा है ना, और ये फीडबैक दिया जा रहा है। तो क्योंकि जब हम देखते हैं आउटपुट तो यहाँ पर क्या होता है, आयाम धीरे धीरे घटते हैं, तो इसलिए इसको वापस से फीडबैक देते हैं तो हम देखते हैं कि आयाम क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट होने लग जाते हैं। जहाँ पर ये ए क्या है, वोल्टेज गेन को व्यक्त करता है। वोल्टेज गेन क्या है, VO माइनस VIF इनपुट, और बीटा क्या है, बीटा फीडबैक वोल्टेज गेन, क्योंकि हम फीडबैक दे रहे हैं। तो फीडबैक वोल्टेज गेन क्या होता है, VF अपॉन, क्योंकि VO अब इसके लिए क्या है, इनपुट है, तो VO, तो हो जाएगा VF अपॉन VO। तो हम देखते हैं VIF इक्वल टू क्या है, VI प्लस VF मिलकर क्या बनाते हैं, VIF। तो ये VIF इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI प्लस VF। तो VIF की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से VIF इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 अपॉन A इज इक्वल टू VI, और VF का मान यहाँ से निकालेंगे तो VF बराबर हो जाएगा बीटा V0। तो इससे हम V0 का जब मान निकालते हैं तो V0 हमें प्राप्त होता है AVI प्लस A बीटा V0। A बीटा V0 को इस तरफ ले जाएंगे और V0 कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा V0 1 माइनस A बीटा इज इक्वल टू AVI।
तो गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, तो पुनर्निवेशी एम्पलीफायर के लिए जो इसकी लब्धि होगी वो क्या हो जाएगी, उसको हम AF से व्यक्त करते हैं और AF इक्वल टू क्या होगा, VO अपॉन यानी आउटपुट अपॉन इनपुट, तो VO अपॉन VI। तो हम यहाँ से VO अपॉन VI का मान निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है A अपॉन 1 माइनस A बीटा। तो यानी कि फीडबैक एम्पलीफायर के लिए जो गेन है उसका मान क्या होता है, A अपॉन 1 माइनस A बीटा। तो प्रवर्धक की लब्धि A तथा पुनर्निवेशी गुणांक बीटा, यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स राशि भी हो सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स राशि हो सकते हैं अर्थात A बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 प्लस आयोटा 0। तो VI इक्वल टू क्या होगा, VI इक्वल टू VI का मान हम जब निकालेंगे तो VI का मान क्या प्राप्त होगा हमें, VI इक्वल टू क्या है, A माइनस A बीटा। इससे देखें तो VI इक्वल टू 1 माइनस A बीटा, तो A बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 माइनस 1 बराबर 0, तो यानी कि VI इक्वल टू क्या हो गया 0। तो AF का मान क्या हो जाएगा, VO अपॉन VI यानी कि VO अपॉन 0 यानी कि इनफाइनाइट। तो AF यानी कि वोल्टेज गेन इसका क्या होगा, इनफाइनाइट, जो हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि फीडबैक के लिए जो वोल्टेज गेन होता है उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। तो इसका मतलब ये हो गया VIF बराबर क्या होगा, VF के, अतः AF क्या होगा, अनंत हो जाएगा। तो पुनर्निवेशी प्रवर्धक इस अवस्था में जब AF का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, किसकी तरह से कार्य करता है, दोलित्र की तरह कार्य करता है। तो अनंत हो जाएगा तो यानी कि ये जो आयाम है इसका वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नियत हो जाता है। तो अतः प्रवर्धक में स्वतः उत्तेजित दोलनों के लिए, यानी खुद ही दोलन उत्तेजित होते रहे, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है पुनर्निवेशी गुणांक A बीटा का परिमाण एकांक होना चाहिए, यानी कि A बीटा बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी AF क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसलिए सबसे पहली कंडीशन इसकी है कि पुनर्निवेशी गुणांक यानी कि A बीटा का परिमाण क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है पुनर्निवेशी धनात्मक होना चाहिए, क्योंकि धनात्मक होगा जब ये आयाम में क्या होगी, वृद्धि होगी, अर्थात प्रवर्धक पुनर्निवेश परिपथ में कुल कला का विस्थापन या तो 0 होना चाहिए या 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, तभी क्या होगा, पुनर्निवेश धनात्मक होगा। और ये दोनों जो प्रतिबंध हैं, इन प्रतिबंधों को बोलते हैं, कंडीशन को बार्कहाउज़न कसौटी कहते हैं, बार्कहाउज़न क्राइटेरिया भी इसको कहते हैं। तो बार्कहाउज़न के अनुसार दोलन प्रारंभ होते समय पुनर्निवेशी गुणांक A बीटा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि जब दोलन प्रारंभ होते हैं उस वक्त तो A बीटा का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और कब तक, जब तक कि A बीटा इक्वल टू 1 नहीं हो जाए। जब A बीटा इक्वल टू 1 हो जाता है तो AF इक्वल टू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, और फिर वो किसकी तरह से बिहेव करता है, दोलित्र की तरह बिहेव करता है। तो दोलन प्रारंभ होते समय पुनर्निवेशी गुणांक A बीटा ग्रेटर देन 1 होते हैं और तत्पश्चात दोलन बनाए रखने के लिए A बीटा इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसकी कुछ कंडीशंस थी। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। स्वतः उत्तेजित दोलनों के लिए परिपथीय आवश्यकता, यानी सर्किट रिक्वायरमेंट फॉर सेल्फ एक्साइटेड ऑसिलेशंस। इसके लिए हम मान लेते हैं, मान लिया एक पुनर्निवेशी दोलित्र है जिसमें 3 प्रतिघात अवयव हैं, Z1, Z2 और Z3। ये Z1, Z2 और Z3 हैं जिनके द्वारा पुनर्निवेश प्राप्त होता है, यानी कि इनके द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा, पुनर्निवेश फीडबैक मिलेगा। इस परिपथ में निर्गत संकेत तथा पुनर्निवेशी संकेत में पाई का कलांतर होता है, यानी कि हम जो भी संकेत देते हैं उसमें पाई का कलांतर होता है, यानी कि अगर हम इस प्रकार का संकेत देंगे तो पाई का कलांतर यानी कि इस प्रकार का हमें प्राप्त होगा, पाई का कलांतर का। तो प्रवर्धक के द्वारा निविष्ट यानी कि दी जाने वाली और निर्गत यानी प्राप्त होने वाली संकेत में पाई का क्या होता है, कलांतर होता है। इस प्रकार संपूर्ण परिपथ में क्या हो जाएगा, 2 पाई का कलांतर। पहले तो यहाँ से यहाँ तक में पाई का कलांतर होगा, फिर यहाँ से वापस से जब हम फीडबैक देते हैं तो इसमें भी पाई का कलांतर होगा। तो यानी कि टोटल कितना कलांतर होगा, 2 पाई का टोटल कलांतर होगा। यानी कि हम अगर इस प्रकार का देते हैं तो पहले तो पाई के कलांतर से इस प्रकार प्राप्त होगा, फिर वापस से पाई का कलांतर होगा तो वापस से हमें पुनः वही प्राप्त हो जाएगा, 2 पाई का कलांतर होता है। इस प्रकार संपूर्ण परिपथ में 2 पाई का कलांतर होता है। निर्गत वोल्टता Z2 तथा Z1 प्लस Z3 के मध्य के सिरों पर प्राप्त होती है। जो निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है Z2 और Z1 प्लस Z3 के मध्य के शीर्षों पर, यहाँ पर हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है।
तथा Z1 से पुनर्निवेशी वोल्टता प्राप्त होती है, और Z1 से हमें क्या प्राप्त होती है, पुनर्निवेशी वोल्टता प्राप्त होती है। तो अब हम इसके द्वारा देखते हैं, यदि उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाए। जो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर था, हम पढ़ चुके हैं इसको, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर को पहले। तो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर को अगर हम एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किए करें तो कॉमन इमीटर का जो अंतराचालकता प्रारूप है, उसमें जो मैंने आपको जब कॉमन इमीटर पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था मैंने, इसका सिंप्लीफाइड मॉडल भी बताया था और ट्रांसकंडक्शन मॉडल भी बताया था। तो हम पढ़ते हैं इसमें कॉमन इमीटर का अंतराचालकता प्रारूप में। तो आउटपुट करंट क्या होगी, IC, इनपुट करंट क्या होगी, IB, क्योंकि इमीटर तो कॉमन है, तो IB इनपुट करंट हो गई और IC आउटपुट करंट हो गई। इनपुट वोल्टेज क्या होगा, VI, जिसको VBE लिख सकते हैं, ये EB क्या बता रहा है, कॉमन इमीटर को, और आउटपुट वोल्टेज VO, जिसको VCE लिख सकते हैं। अंतराचालकता प्रारूप के लिए HRE और HOE क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप पहले कॉमन इमीटर एम्पलीफायर पढ़ें, तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो VI इक्वल टू क्या हो जाएगा, HIE IB, और IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, HFE IB। यहाँ से जब हम GM हमारा क्या होता है, HFE अपॉन HIE, इसको बोल सकते हैं हम IC अपॉन VBE। तो यहाँ से IC बराबर क्या हो जाएगा, GM VBE, या हम बोल सकते हैं HFE IB। तो अब इसका अंतराचालकता जो प्रारूप होता है उसका वो ये डायग्राम होता है, ये हम जानते हैं। बस इसमें हमने Z1, Z3 और Z3 अवयव और ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये है R0, ठीक है। इन तीनों को मिलकर हमने मान लिया ये क्या है, ZL है। ये इसको तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो Z2 है, Z1 Z3 तो आपस में क्या है, समान श्रेणी क्रम में है, तो यानी कि ये तो हो जाएंगे Z1 प्लस Z3। लेकिन Z2 इनके साथ Z1 प्लस Z3 के साथ क्या है, समांतर क्रम में। तो अगर हम ZL का जब मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि ये आपस में क्या है, समांतर क्रम में, तो ये जाएगा 1/Z2 प्लस 1/Z1 प्लस Z3। यानी कि Z1L को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ZL इक्वल टू Z2 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब हम ZL डैश निकाले तो ZL और R0 हम देखते हैं दोनों आपस में क्या है, समांतर क्रम में, तो यानी 1/ZL डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/ZL प्लस 1/R0। तो ZL डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 ZL अपॉन R0 प्लस ZL। तो हमें जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये सब मिलकर हमारे क्या बना लेंगे, ये तो है ZL, और ये ZL और R0 मिलकर क्या बना लिए, ZL डैश। यानी कि हमें प्राप्त होगा ये ZL डैश हो गया, ठीक है। तो हम आउटपुट में देखते हैं, अगर हम इसमें देखें तो हम देखते हैं इसको अगर इस प्रकार से चल रहे तो V0 प्लस IC ZL डैश इक्वल टू 0। तो यानी कि V0 प्लस IC ZL डैश इक्वल टू 0। तो यानी कि V0 यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें, माइनस IC ZL डैश। तो IC और ZL डैश के हम वैल्यू पुट कर देंगे, IC का मान हमने निकाला था, तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का GM VBE, ZL डैश की वैल्यू क्या थी, R0 ZL अपॉन R0 प्लस ZL। तो वोल्टेज गेन A इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि V0 अपॉन VBE। तो A इक्वल टू वही V0 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का GM R0 ZL अपॉन R0 प्लस ZL। V0 की जब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो VB से VB कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा माइनस GM R0 ZL अपॉन R0 ZL। अब हम मान लेते हैं GM R0 क्या है, AV है, ये हम मानकर चलते हैं। तो A इक्वल टू हो जाएगा, इसको रखेंगे A माइनस का AV ZL अपॉन R0 प्लस ZL। चूँकि VF किसके समानुपाती है, ZL के, क्योंकि Z1 के, क्योंकि Z1 पर ही हमें फीडबैक का आउटपुट प्राप्त होता है। तो यानी कि VF इक्वल टू क्या होगा, Z1, और V0 कहाँ प्राप्त होता है, Z1 प्लस Z3 के। तो VO समानुपाती क्या होगा, Z1 प्लस Z3। तो हम यहाँ से देखते हैं VF अपॉन V0 निकाले तो VF अपॉन V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। और इसको क्या बोल सकते हैं, VF अपॉन V0 क्या बताता है, बीटा, फीडबैक के लिए फीडबैक गेन हो गया ये, तो क्या होगा बीटा,
ठीक है। तो अब हम फीडबैक फैक्टर एंड गुणक निकालेंगे, तो नहीं है ए बीटा का मान निकालेंगे। ए हमने निकाल लिया, बीटा हमने निकाल लिया, ए का मान ये और बीटा का मान Z1/Z1 प्लस Z3। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ए का मान माइनस AB ZL/R0 प्लस ZL और बीटा का मान Z1/Z1 प्लस Z3। तो ZL की वैल्यू पुट कर देंगे, ZL बराबर Z2 Z1 प्लस Z3/Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यहाँ पर ZL की जगह पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इसका एलसीएम लेकर निकालेंगे तो हमें ए बीटा इक्वल टू प्राप्त होगा माइनस का AB Z2 Z1 प्लस Z3 अपॉन R0 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 Z1 प्लस Z3 और ये Z1/Z1 प्लस Z3। Z1 अपॉन प्लस Z3 से Z1 प्लस Z3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा ए बीटा इक्वल टू माइनस का AB Z1 Z2 अपॉन R0 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 Z1 प्लस Z3। अब हम मानकर चलते हैं हम कि Z1 बराबर क्या है आयटा x1, Z2 बराबर क्या है आयटा x2 और Z3 बराबर क्या है आयटा x3 है। तो इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पर Z1 और Z2 की, तो Z1 और Z2 की आयटा इसका माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये होगा AB x1 x2। तो ये हो गया AB x1 x2। इसी प्रकार से हम नीचे पुट करेंगे तो आयटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। तो इसलिए यहाँ पर प्राप्त होगा हमें AB x1 x2 अपॉन आयटा R0 x1 प्लस x2 प्लस x3 और इसी प्रकार से माइनस का x2 x1 प्लस x3। चूँकि ए बीटा क्या हो स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 होने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर क्या होगा, शून्य। तो ए बीटा इक्वल टू जब ये शून्य हो गया तो ए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का AB x1 x2 अपॉन x2 x1 प्लस x3। तो x2 से x2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि हमें ए बीटा क्या प्राप्त होगा, ए बीटा हमें प्राप्त होगा माइनस का AB x1 अपॉन x1 प्लस x3। और फ्रॉम बारखाउजन क्राइटेरिया क्या कहता है, ए बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि ए बीटा इज इक्वल टू 1। तो ए बीटा का मान क्या है, माइनस का AB x1 अपॉन x1 प्लस x3 बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और ए वी हमने क्या माना था, GMR0। तो हो जाएगा GMR0 इक्वल टू ए वी का मान निकालेंगे तो इस तरह हो जाएगा, तो x1 प्लस x3 अपॉन x1 ए वी का मान प्राप्त होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि इससे जो हम ये मान कर चले थे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से निकालते हैं तो x1 प्लस x3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का x2। तो x1 प्लस x3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि हमें प्राप्त होगा ए वी इक्वल टू GMR0 बराबर x2 अपॉन x1। तो इससे हमें प्राप्त होता है कि यह है x1 और x2 एक ही प्रकृति के होने चाहिए और जबकि x3 है जो क्या होना चाहिए, x3 इनसे क्या होना चाहिए, विपरीत प्रकृति का प्रतिघात यानी रिएक्टेंस होना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं अर्थात यदि Z1 और Z2 धारिती है यानी कैपेसिटिव है तो Z3 क्या होगा, इंडक्टिव प्रेरकत्व होगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था अभी उस टैंक परिपथ में L होता है और C होते हैं। तो यानी कि इसमें ऑसिलेटर के लिए x1 और x2 अगर प्रतिघात हैं तो x3 क्या होना चाहिए, इंडक्टिव यानी प्रेरणिक होना चाहिए। और यदि Z1 और Z2 क्या है, प्रेरणिक हैं तो Z3 क्या होना चाहिए, धारितीय होना चाहिए यानी कि उनसे विपरीत होना चाहिए। तो ये था आपके प्रिंसिपल थे ऑसिलेटर के। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगी। ऑसिलेटर का प्रिंसिपल था, उसके प्रतिबंध थे, उसकी आवश्यकताएं थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।